मैं पुष्पेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पार्ट 4 लेकर आया हूं मैं आपके लिए आज। ठीक है, इससे पहले के फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में हमने आव्यूह को चैप्टर नंबर जो थर्ड है आपका टेक्स्ट बुक का, उसको प्रारंभ किया था। उसको प्रारंभ से लेकर हम आप तक लेकर आए हैं, आपके पार्ट 4 में आ चुके हैं। और पार्ट फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में हमने बात की आपके जनक से लेकर आव्यूह की परिभाषा की, उसके बाद में निर्माण की, उसके बाद टाइप्स की बात कर ली। और टाइप्स में बात करके हमने लास्ट क्लास में हमने बात की समान आव्यूह से स्टार्ट किया था। और समान आव्यूह के अंदर हमने बात की थी दो आव्यूह परस्पर समान आव्यूह कहलाते हैं यदि उनके क्रम समान हो और साथ में उनके संगत अवयव समान हो। ठीक है, और उस पर बेस हमने कुछ 3-4 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे अच्छे से। ठीक है, और एक बात और की थी उसके अंदर, एक टाइप का एग्जाम्पल डिस्कस किया जिसमें हमने अगर किसी आव्यूह के अवयवों की कुल संख्या हमें दी हुई हो तो उसके आव्यूह के जो संभावित क्रम होते हैं उनको हम निकालना सीखा था। ठीक है, और अब हम बात करें और साथ में स्टार्ट किया था लास्ट में जाके जो थर्ड पार्ट था उसमें हमने संक्रियाओं की बात की थी। दो आव्यूहों के मध्य संक्रियाएं कैसे ऑपरेट करनी है, जिनमें पहली संक्रिया हमने बात की थी योग संक्रिया। ठीक है, और हमने कहा था कि दो आव्यूह जो समान क्रम के आव्यूह हों उनका योगफल जो आव्यूह होता है वह उसी क्रम का वह आव्यूह होता है जो उनके संगत अवयवों को जोड़ने पर प्राप्त होता है, योगफल करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने बात की थी। अब हम आगे चल रहे हैं व्यंकलन संक्रिया के सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेशन लेकर आए हैं जो कि आपका है व्यंकलन संक्रिया, जिसको हम कहते हैं व्यंकलन। सब्ट्रैक्शन ऑप्शन कह सकते हो, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ठीक है, इसकी बात भी वैसे ही है जैसा हमने योगफल संक्रिया को परिभाषित किया था कि यदि ए व बी दो समान क्रम के आव्यूह हों तब इनका व्यंकलन या अंतर आव्यूह a माइनस बी उसी क्रम का वह आव्यूह होता है जो ए के अवयवों में से आव्यूह बी के संगत अवयवों को घटाने से या घटाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, हमने क्या कहा, यदि ए और बी दो समान क्रम के आव्यूह, फिर से बात वही आ गई कि अगर हमारे को दो आव्यूहों का व्यंकलन करना है या अंतर आव्यूह निकालना है तो उनके लिए जरूरी है कि वो दोनों जो आव्यूह हैं वो कैसे होने चाहिए, समान क्रम के होने चाहिए, समान क्रम। ठीक है, और फिर जो बात आती है जो परिणामी आव्यूह आएगा a माइनस बी हम निकालना जा रहे हैं तो a माइनस बी क्या होगा, उसी क्रम का आव्यूह आएगा भाई। जो क्रम इन दोनों आव्यूह का है वही उसी क्रम का क्या आएगा, अंतर आव्यूह प्राप्त होगा। ठीक है, और वो प्राप्त कैसे होगा, अगर हम a माइनस बी निकाल रहे हैं तो a के अवयवों में से आव्यूह b के संगत अवयवों को घटाना पड़ेगा। ठीक है, और इसका अपोजिट अगर निकाल रहे हो, b माइनस a निकाल रहे हो तो b के अवयवों में से a के संगत अवयवों को घटाना पड़ेगा, उससे हमारे को परिणामी आव्यूह प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, दैट इज यदि a इक्वल्स टू वही ले रहे हैं a1 b1 a2 एंड a3 b3 a4, वह b आव्यूह जो है आपका b1 b2 b3 b4 है, तब a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा भाई, a1 माइनस b1 a2 माइनस b2 a3 माइनस b3 a4 माइनस b4 होगा।
क्यों? क्योंकि A1 के संगत B1 है तो A1 में से B1 को सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, A माइनस B की बात कर रहे हैं। तो A1 माइनस B1 हो जाएगा, A2 माइनस B2 हो जाएगा, A3 माइनस B3 हो जाएगा, A4 माइनस B4 हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पे B माइनस A की, इसकी बात कर रहे हैं B माइनस A की, तो यहाँ पर क्या होगा, B में से A के अवयवों को उठाना पड़ेगा, B के अवयवों में से A के अवयवों के संगत अवयवों को उठाएंगे तो B1 माइनस A1 हो जाएगा, B2 माइनस A2 हो जाएगा, क्योंकि B2 संगत A2 हो जाएगा, और इसी प्रकार B3 माइनस A3 हो जाएगा एंड B4 माइनस A4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई। तो ये एक इससे स्पष्ट है कि हम इजीली कह सकते हैं कि A माइनस B इज़ नॉट इक्वल टू B माइनस A। तो आप कह सकते हो कि जो व्याकरण संक्रिया है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बात थी। इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं करेंगे इसके बारे में। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो ये बात थी पहले, इससे पहले कि इस व्याकरण संक्रिया की बात थी, और इसी क्रम में थर्ड नंबर पर आता है आपका व्याकरण संक्रिया के बाद आएगा आपका थर्ड टाइप, वो है आपका अदिश गुणन। थर्ड टाइप आपका है अदिश गुणन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इंग्लिश नेम ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं, थोड़ा इंग्लिश नेम का ध्यान रखिएगा। अदिश अवयव स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसके अंदर हम बात करते हैं, यदि A एक अवयव हो तथा लैम्डा एक अदिश राशि हो, तब अवयव लैम्डा ए अवयव ए का अदिश लैम्डा से गुणनफल अवयव कहलाता है। जिसे अदिश गुणन भी कहते हैं। जो कि अवयव ए के प्रत्येक अवयव को लैम्डा से गुणा करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब क्या है भाई, यदि एक अवयव हो तथा लैम्डा एक अदिश राशि हो, तब अवयव लैम्डा ए अवयव ए का अदिश लैम्डा से गुणनफल अवयव कहलाता है, जिसे अदिश गुणन भी कहते हैं, जो कि अवयव ए के प्रत्येक अवयव को लैम्डा से गुणा करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यदि ए एक अवयव है, और इस प्रकार से हम ले लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, एक 3/3 का वर्ग अवयव है, तब लैम्डा ए इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, लैम्डा ए को हमने कहा कि प्रत्येक अवयव को लैम्डा से गुणा करने प्राप्त होगा, तो इसको प्रत्येक अवयव गुणा करेंगे भाई, मतलब अपन इसको यूँ राइट कर लैम्डा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 कर सकते हो राइट आप लोग। ठीक है, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो इसको, प्रत्येक अवयव गुणा होगा। ऐसी स्थिति में प्रत्येक अवयव गुणा होता है भाई, तो क्या होगा, लैम्डा A1 लैम्डा B1 लैम्डा C1 लैम्डा A2 लैम्डा B2 लैम्डा
C2 एंड लैम्डा A3, लैम्डा B3 एंड लैम्डा C3। ठीक है, तो ये बात हुई। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये तो क्लियर हो गया कि अगर किसी अदिश से गुणा करें किसी अवयव को, तो अवयव का प्रत्येक अवयव उस अदिश राशि से गुणा होता है, अचर राशि से गुणा होता है। पर इसका अपोजिट वे भी देखना है, विलोमतः इसको देखिए कि अगर ऐसी स्थिति आपको कहीं भी मिलती है तो यहाँ पर लैम्डा प्रत्येक अवयव में कॉमन है, तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब अगर यही स्थिति मिल जाए तो फिर से हम चाहें तो इसको यूँ लिख सकते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई उभयनिष्ठ गुणक या गुणनखंड अवयव के अवयव में से कॉमन लेंगे तो फिर वो प्रत्येक अवयव में से कॉमन आएगा। गुणा करोगे तो प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। तो उसी प्रकार अगर आप कॉमन लोगे बाहर अवयव से कोई अवयव को या अवयव के किसी गुणनखंड को, तो फिर वो प्रत्येक अवयव में से आएगा, किसी पर्टिकुलर एक लाइन में से, किसी पर्टिकुलर एक कॉलम में से नहीं आएगा, किसी एक पंक्ति एक स्तंभ से बाहर नहीं आ सकता, आएगा तो प्रत्येक अवयव में से आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने इसमें एक कॉमन चीज़ दिख रही है तो खाली R1 में से ले लिया कॉमन, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो कोई गुणनखंड अगर आप अवयव से बाहर कॉमन लेना चाहते हैं तो वह फिर प्रत्येक अवयव में से बाहर आएगा। ये चीज़ क्लियर रखिएगा। किसी अचर राशि से हम किसी अवयव को गुणा कर रहे हैं तो उस अचर राशि से उस अवयव का प्रत्येक अवयव गुणा होगा। तो ये कुछ बातें ध्यान रखने योग्य है जो आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, यदि अवयव A इक्वल्स टू 2 3 4 5, तब 5A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 5A क्या हो जाएगा, 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10, 5 3 15, 15, 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा, प्रत्येक को गुणा कर दो बस 5 से, तो ये अदिश गुणनफल हो जाएगा। अब इसी में अगर बात हम ऐसे कर लें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि A अवयव बराबर कितना है आपका 10 है, आपका 15 है, ये 2 है और ये मान लो आपका 20 है। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा मन है कि यहाँ पे हमें 5 कॉमन लेना है। तो भाई 5 यहाँ भी 5 गुणा 2 लिखा जा सकता है, इसको 5 गुणा 3 लिखा जा सकता है, इस अवयव को 5 गुणा 4 लिखा जा सकता है, परंतु यहाँ नहीं लिख सकते। कॉमन लेना है, कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो। तो हम इस अवयव को हम 5 कॉमन लेके लिखेंगे तो किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2, यहाँ पर 3, यहाँ नहीं है तो बैलेंस करने के लिए इसको 2/5 लिखना पड़ेगा भाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अवयव के अवयव में से अगर अवयव में से कोई चीज़ कॉमन बाहर लेते हैं तो वो अवयव के प्रत्येक अवयव में से कॉमन आएगी, उभयनिष्ठ आएगी। ठीक है, तो ये कुछ बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। ये कहलाता है आपका अदिश गुणन, किसी अदिश राशि का अवयव से गुणन, जिसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा थर्ड टाइप का ऑपरेशन था। अब इससे आगे की हम बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और अच्छे से सीखना, अच्छे से लर्न करना ज़रूरी है, जो कि हमारा है 2 अवयवों का गुणनफल। दो अवयव का गुणनफल, जो हमारा कौन सा टाइप हो गया, 4th। दो अवयवों का गुणनफल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 matrices। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 matrices। तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा, इसको समझिएगा। किसी अवयव A का
किसी अन्य अवयव बी से गुणनफल ए बी परिभाषित होता है यदि पहले अवयव ए, जिसको हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, क्या बोलेंगे इसको? प्री मल्टीप्लायर। यदि पहले अवयव ए में स्तंभों की संख्या पहले अवयव ए में स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। बराबर हो। तो पहली बात इतनी ध्यान रखने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी अवयव ए का किसी अन्य अवयव बी से गुणनफल ए बी परिभाषित होता है यदि पहले अवयव ए में स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अगर ये कंडीशन दोनों अवयव होल्ड करेंगे तभी उनका गुणनफल परिभाषित होगा, मतलब उस गुणनफल को प्राप्त किया जा सकेगा या गुणनफल किया जा सकेगा। अगर आप ए बी की बात कर रहे हो तो इस स्थिति में पहला अवयव ए है, द्वितीय अवयव बी है। अगर हम बात करें बी ए अवयव की बात कर रहे होते तो पहला अवयव बी होता और द्वितीय अवयव ए होता। तो पहले अवयव में हम किसकी संख्या देखेंगे? स्तंभों की संख्या। द्वितीय अवयव में किसकी संख्या देखते हैं? पंक्तियों की संख्या। दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ तो ए में जितने स्तंभ है उतने स्तंभ किस में होने चाहिए? बी में होने चाहिए। तो अवयव ए बी परिभाषित होगा। अदरवाइज हम बात अगर कर रहे हैं बी ए की, तो बी ए के केस के अंदर पहला अवयव बी हो गया तो बी के अंदर किसकी संख्या देखेंगे? स्तंभों की संख्या। और द्वितीय अवयव ए है तो इसमें किस संख्या देखेंगे? पंक्तियों की संख्या। और ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए तभी गुणनफल परिभाषित होगा, अदरवाइज गुणनफल परिभाषित ही नहीं होगा। ठीक है, और परिभाषित नहीं होगा तो उसको ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये पहली बात है। ये देखिए, अब इससे आगे ये बात बराबर हो तथा परिणामी अवयव में पंक्तियों की संख्या पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर होती हैं और स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव में स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। अगर परिभाषित हो तो कि जो हम अगर गुणनफल कर रहे हैं अगर वो परिभाषित है तो फिर ऐसा होगा कि जो परिणामी आएगा, जो रिजल्टेड मैट्रिक्स आएगा, उसके अंदर जो पंक्तियों की संख्या होगी वो पहला जो अवयव है उसमें जितनी पंक्तियाँ उतनी होंगी, उसके बाद होगी। साथ ही जो स्तंभों की संख्या होगी परिणामी अवयव में, वो द्वितीय अवयव में जितने स्तंभ हैं उतने ही स्तंभ होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी बात ही मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली बात भाग में हमने बात करी है कि दो अवयव गुणनफल परिभाषित कब होता है और कब नहीं होगा। ठीक है, और अगर परिभाषित होगा तो जो परिणामी अवयव प्राप्त करने जा रहे हैं उसकी हम डायरेक्ट ही उसका क्रम बता सकते हैं कि पहले अवयव में अगर जितनी पंक्तियां हैं उतनी तो पंक्तियां बनेंगी परिणामी अवयव में, और द्वितीय में जितने स्तंभ होंगे उतने ही स्तंभ कितने किसमें बनेंगे? परिणामी अवयव में प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये परिभाषित, इसको हम और भी अच्छे समझ सकते हैं। दैट इज मतलब क्या है, इस पूरी बात को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि यदि
ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन, व आयु बी इज इक्वल्स टू बी आई जे एन बाई पी, तब ए बी परिभाषित होगा। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि देखो पहला अवयव ए है, ए बी के केस के अंदर बात किसी कर रहे हैं, ए बी की, इसलिए ए बी के केस के अंदर ए पहला अवयव हो गया। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है भाई? एन है। द्वितीय अवयव बी है, द्वितीय अवयव में किस संख्या देखनी है भाई? किसी संख्या देखेंगे। द्वितीय अवयव बी में पंक्तियों की संख्या देखेंगे, तो पंक्ति संख्या यहाँ कितनी है? पी है। ठीक है, तो ये सॉरी पंक्ति संख्या इसमें कितनी है? एन है। सो एन इक्वल टू एन हो गया, तो इसका मतलब अवयव जो गुणनफल ए बी है वो परिभाषित होगा। ठीक है, और इसका क्रम की बात करें, तथा ए बी का क्रम, ए बी का क्रम कितना हो जाएगा? कन्फर्मली बता सकते हैं। हमने बताया कि जो परिणामी अवयव होगा उसके अंदर पंक्तियों की संख्या पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर होगी। तो पहले अवयव ए में पंक्ति संख्या कितनी है? एम। तो ये निश्चित है कि इसमें पंक्तियों संख्या कितनी बढ़ेगी? एम बढ़ेगी। इसी प्रकार जो स्तंभों की संख्या होगी वो द्वितीय अवयव में स्तंभों की संख्या बराबर होगी। द्वितीय अवयव में स्तंभ कितने हैं? पी हैं। तो इसका क्रम हो गया एम बाई पी। निश्चित रूप से जो परिणामी अवयव आएगा उसका क्रम क्या होगा? एम बाई पी होगा। ठीक है, ये बात हुई परिभाषित होने के क्रम की। अब इसी में अगर अपोजिट की बात करें, मतलब बी अवयव की बात करें, इसी प्रकार इस सेम कंडीशन में अवयव बी ए, जो गुणनफल बी ए जो है वो अपरिभाषित होगा। ऐसा क्यों भाई? क्यों? बी ए के केस के अंदर पहला अवयव बी बन जाएगा, तो इसके अंदर स्तंभों की संख्या देखोगे तो स्तंभों की संख्या कितनी बताओगे? पी। द्वितीय अवयव ए हो गया, इसे पंक्ति संख्या देखेंगे, इसे पंक्ति संख्या कितनी हो गई भाई? एम, जो कि आपस में बराबर है नहीं है, इसलिए बी ए किसी हाल में परिभाषित नहीं होगा, अपरिभाषित होगा, इसलिए बी ए को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं अभी। तो मेरे ख्याल से आपको एक बार इनिशियल स्टेज पर अवयव के गुणनफल के बारे में बात समझ में आई होगी, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और हम बात करते हैं अभी एक और एग्जाम्पल की बात यहाँ कर लेते हैं। यदि a इज इक्वल्स टू ए आई जे इज 2/3 व b इज इक्वल्स टू बी आई जे इज 2/2, तब ए बी क्या होगा बताओ? परिभाषित होगा या अपरिभाषित होगा? तो ए बी के केस के अंदर पहला वे है, तो ए में की संख्या भाई स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। इसी क्रम में बी द्वितीय अवयव है, द्वितीय अवयव में पंक्ति संख्या कितनी है? 2, जो कि अलग अलग है भाई, समान नहीं है। तो ए बी तो क्या होगा भाई? अपरिभाषित। अपरिभाषित होगा। परंतु बी ए की बात करें तो बी के केस के अंदर पहला अवयव बी हो गया, पहला अवयव बी हो गया, तो इसमें स्तंभों की संख्या 2 है। द्वितीय अवयव कौन हो गया? ए में पंक्ति संख्या 2 है, आपस में बराबर है, समान है। इसका मतलब बी ए क्या होगा? बी ए परिभाषित होगा। तथा बी ए का क्रम भी बता सकते हो फिर आप। बी ए का क्रम, बी ए का क्रम क्या हो जाएगा? बी पहला अवयव बी है, तो इसमें जितनी पंक्तियां होंगी उतनी परिणामी अवयव में पंक्तियां आएंगी भाई। बी में जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही पंक्ति परिणामी अवयव में आएगी, क्योंकि ये पहला अवयव है। बी में कितनी पंक्तियां हैं? बी में 2 पंक्तियां हैं, तो 2 आ जाएगा। और ए द्वितीय अवयव है, इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 है, तो इसमें स्तंभ कितने आएंगे? 3 निश्चित है। तो जो परिणामी अवयव है उसका क्रम क्या आएगा? 2/3 आएगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। इस पे बेस्ड परिभाषा बेस्ड बेसिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, उसकी बात हम कर लेते हैं। एक एग्जांपल ये भी देखिए। यदि अवयव a इज इक्वल्स टू ए आई जे एंड क्रम जो है इसका वो x/y है, वह b अवयव बराबर b/j हो गया आपका। वो आपका जो है 3/3 का है।
तथा AB आव्यूह का क्रम जो है आपका वो 2/3 है। तो x व y का मान बताइए। किसका मान बताना है? x और y का। तो यहाँ देखो क्लियर है कि a का क्रम x by y दिया हुआ है, ऑर्डर जो है x by y है, इसका क्रम 3/3 का दे रखा है, और आव्यूह AB का क्रम दे रखा है, मतलब AB परिभाषित है। क्यों? तभी तो क्रम परिभाषित हुआ, अगर परिभाषित ही नहीं होता तो क्रम की बात कहाँ से आती? तो क्रम दिया हुआ है, मतलब AB जो आव्यूह है वो परिभाषित है। तो इसको कैसे बात करोगे भाई? सॉल्यूशन की बात करें तो परिभाषा अनुसार अगर बात करोगे, चूंकि AB परिभाषित है, क्या लिखोगे? चूंकि आव्यूह AB परिभाषित है, इसलिए क्या होगा? अब परिभाषित होता, इसकी बात अगर हम इसकी बात ना करें, इस स्थिति में जो यहाँ हमने बात करी लास्ट एग्जाम्पल में बात की, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बात करी, यहाँ पर AB परिभाषित होता तो उसके लिए क्या जरूरी होता है? पहले आव्यूह में किसी संख्या, स्तंभों की संख्या द्वितीय आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो चूंकि AB आव्यूह परिभाषित है, तो इसका मतलब A में जितने स्तंभ है उतने ही संख्या में क्या है? B में पंक्तियां होनी चाहिए। तो मतलब क्या हो गया? A में स्तंभों की संख्या बराबर किसके है? B में पंक्तियों की संख्या के, पंक्तियों की संख्या है कि नहीं? तो इस आधार पे आप कह सकते हो कि A में स्तंभों की संख्या कितनी दे रखी है भाई? Y। तो Y बराबर किसके हो गया? B में पंक्तियों की संख्या के। B में पंक्तियां कितनी हैं? 3। तो Y का मान कितना आ गया? 3। कोई डाउट है? बड़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, 1 नंबर में पूछा जा सकता है आराम से। इसी क्रम में, इसी प्रकार जो परिणामी आव्यूह है उसका क्रम 2/3 है। परिणामी आव्यूह का क्रम 2/3 है, और हमें पता है कि परिणामी में पंक्तियां उतनी ही बनती हैं जितनी कि पहले आव्यूह में पंक्तियां होती हैं। साफ बता रखा है परिभाषा में कि परिणामी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या पहले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। तो इसी प्रकार क्या लिखेंगे भाई? पहले आव्यूह A में, पहला आव्यूह A है तो आव्यूह A में पंक्तियों की संख्या बराबर किसके हो जाएगी? परिणामी आव्यूह में पंक्तियों संख्या, परिणामी या AB में पंक्तियों की संख्या। मतलब क्या हुआ? आव्यूह A में पंक्तियों की संख्या कितनी है भाई? आव्यूह A में पंक्ति संख्या x बराबर इस AB में पंक्तियों संख्या, AB में पंक्तियां कितनी है? 2। तो 2 है कि नहीं? तो x का मान तो कितना आ गया? 2। y का मान कितना आ गया? 3। तो आव्यूह A का क्रम कितना हो गया? आव्यूह A का क्रम कितना हो गया भाई? 2/3। क्लियर है कि नहीं? तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन अच्छे वाले बनते हैं, आप लोगों को स्टडी करनी है इसकी, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। डेफिनेशन आपके समक्ष लिखी है, समझा दी गई है, एग्जाम्पल 3 हमने बात करी है। अब इससे बात आगे आती है कि ये तो बात थी कि कब परिभाषित होता है और कब नहीं होता है। परिणामी आव्यूह का जो क्रम है वो कैसे आएगा, डायरेक्ट हम कैसे बता सकते हैं, तो ये वाली बात है। अब बात आ रही है कि दो आव्यूहों का अगर हमें गुणनफल करना होता है तो कैसे किया जाता है, तो इसकी बात हम करते हैं। और ये जो बात है वो हमारी जो है वो थोड़े से एग्जाम्पल्स डिस्कस करने पर ही क्लियर होगी, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। ये परिभाषा माइंड में होनी चाहिए, बेसिक थ्योरी है, अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, कर लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं दो आव्यूह गुणनफल की बात हम जो कर रहे हैं उसी में बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, गुणनफल करना है इस बार कि यदि a is equals to 2, 3, 4, 5 where b आव्यूह is equals to 2, 1, 4, 6। ओके,
तो ये हमारे समक्ष एक एग्जाम्पल ये है। अब यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि दोनों समान क्रम के अवयव हैं। तो समान क्रम के अवयव के मध्य तो कैसे भी गुणनफल कर लो, दोनों ही परिभाषित होंगे, चाहे ए बी निकालो चाहे बी ए निकालो। पर हाँ, रिजल्ट जो बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ वगैरह बात करनी बाकी है। फिलहाल हम बात करें ए बी अवयव की। तो ए बी अवयव का ज्ञात करना है, दोनों अवयव को हम राइट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर जगह यूज़ होता है। तो ये अवयव राइट कर दिए हैं। अब जब हमें दो अवयव गुणनफल करना होता है तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि पहले अवयव की प्रत्येक पंक्ति को हम द्वितीय अवयव के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं। मैंने क्या बोला? पहले अवयव की प्रत्येक पंक्ति को द्वितीय अवयव के प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं। पहली पंक्ति को अगर हमें गुणा करना है तो पहले पहली पंक्ति को लेंगे, एक पंक्ति हम चूज़ कर लेंगे, जैसे फर्स्ट इसको पंक्ति को हमने ले लिया है, इसको पहले स्तंभ से गुणा करेंगे। पंक्ति का स्तंभ से गुणा करने का तरीका क्या होता है वो अच्छे समझ लीजिएगा कि पहली पंक्ति का जो पहला अवयव है स्तंभ के पहले अवयव से गुणा होगा, मतलब पंक्ति का अवयव जो है उसके संगत स्तंभ के अवयव से गुणा होगा। मतलब पंक्ति का पहला अवयव स्तंभ के पहले अवयव से, पंक्ति का द्वितीय अवयव स्तंभ के द्वितीय अवयव से। पंक्ति में अगर तीसरा अवयव होगा तो निश्चित रूप से स्तंभ में तीसरा अवयव आपको मिलेगा। यहाँ नहीं है तो फिर यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, जैसा यहाँ हो रहा है, ठीक है। और फिर उनका गुणनफल का क्या करना है, योग। जब आप एक पंक्ति एक स्तंभ से गुणा करोगे इस प्रकार से तो आपको परिणामी अवयव की उस पंक्ति का पहला अवयव मिल जाएगा, अगर पहले स्तंभ से गुणा कर रहे हो। इसी प्रकार जब इसी पंक्ति को हम द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे, इसी तरीके से कि पंक्ति के पहले अवयव को स्तंभ के पहले अवयव से, पंक्ति के द्वितीय अवयव को स्तंभ के द्वितीय अवयव से गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे तो उसी पंक्ति का दूसरा अवयव मिलेगा। मतलब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करोगे तो पहली पंक्ति का पहला अवयव आएगा, पहली पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करोगे तो पहली पंक्ति का द्वितीय अवयव आएगा, और अगर तीसरा स्तंभ है तो फिर तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति का ही तीसरा अवयव आएगा। फिलहाल यहाँ दो स्तंभ तक की बात है तो हमारे पास क्या आएगा, द्वितीय क्रम तक का आएगा, क्योंकि यहाँ क्लियर है कि ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो परिणामी अवयव क्रम हमें पता है कि 2/2 ही आएगा, ठीक है, जो हमने अभी चर्चा कर ली लास्ट एग्जाम्पल्स में। तो फिलहाल इसको गुणनफल करना देखते हैं, और जैसे हम एग्जाम्पल जिस करेंगे वैसे वैसे क्लियर होती चली जाएगी। तो ये मल्टीप्लाई करो भाई, पहली पंक्ति को लिया है, पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति का पहला अवयव आएगा। तो गुणा कैसे करना है, पहला अवयव स्तंभ का पहला अवयव, 2 दूनी कितना हो गया 4, फिर पंक्ति का दूसरा अवयव स्तंभ के दूसरे अवयव से, 3 चौक 12, और फिर दोनों क्या करना है, जोड़, ठीक है। इसी क्रम में अगले स्तंभ से करिए, 2 एकम 2, फिर सेकंड अवयव को सेकंड स्तंभ के स्तंभ से करिए तो 36 18 और जोड़ेंगे, ठीक है। आगे स्तंभ है नहीं इसलिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये पहली पंक्ति का स्तंभों से गुणनफल कंप्लीट हो गया है। अगर तीसरा कॉलम होता तो तीसरे कॉलम से भी हम ऐसे ही गुणा करते, चौथा होता चौथे तक चलता, ठीक है। फिलहाल नहीं है तो ये कंप्लीट हो गया, तो पहली पंक्ति का गुणनफल क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार अब दूसरी पंक्ति को लेंगे, पहले स्तंभ से गुणा करोगे, द्वितीय पंक्ति का पहला अवयव आएगा, ठीक है। मतलब जिस पंक्ति से गुणा कर रहे हो उसी पंक्ति का एलिमेंट्स आएंगे, ये क्लियर दिमाग में रखिएगा। तो पहले स्तंभ से करोगे तो 4 दूनी कितना आएगा 8, और फिर प्लस 5 चौक 20, कंप्लीट हो गया। तो ये एलिमेंट भी हमारा पूरा हो गया। इसी क्रम में इसी पंक्ति को हम करेंगे द्वितीय स्तंभ से, वही तरीका, संगत अवयव गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, फिर 5 × 30 प्लस 30, आगे स्तंभ है नहीं तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये द्वितीय पंक्ति का गुणनफल भी क्या हुआ है, कंप्लीट। तो इसको हम अब सोल्व कर लेते हैं, और ये 12 4 कितने होंगे भाई 16, 18 2 20, 20 8 28, और 4 30 34, और ये 2/2 का हमें एक अवयव प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये बात थी हमारी ए बी अवयव की। इसी क्रम में अगर हम बात कर लें बी अवयव की, तो बी अवयव क्या बनेगा भाई, रखिए बी अवयव निकाल रहे हो तो पहले सेकंड मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, 2 1 4 6, और मल्टीप्लाई विद ए मैट्रिक्स होगा 2 3 4 5। तरीका फिर वही रहेगा। अब पहला ये वाला हो गया तो पहले अवयव की पंक्ति को द्वितीय अवयव प्रत्येक स्तंभ से गुणा करके करेंगे, पैटर्न यही रहेगा। तो फिर से हम पहली पंक्ति को कंसिडर कर रहे हैं, तो इस आधार पे पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति का पहला अवयव, इसी पहली पंक्ति द्वितीय स्तंभ से करेंगे तो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करते हैं तो 2 दूनी 4, 1 चौक 4, ठीक है, प्लस करना ही करना है। इसी क्रम में फिर द्वितीय स्तंभ से करो, 2 तिया 6, और 1 को 5 से करोगे 5 प्लस, और ये एलिमेंट कंप्लीट। आगे कॉलम है नहीं तो हमारा गुणनफल यहीं पूरा हो गया पहली पंक्ति का, ठीक है।
इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति को लेते हैं, तो 4 से गुणा करोगे पहले स्तंभ के अवयव से, तो 4 दूनी कितना आएगा 8, फिर प्लस का चिन्ह, 6 चौके 24, कंप्लीट हो गया। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणनफल कंप्लीट, तो ये एलिमेंट भी कंप्लीट हो गया। फिर इसी पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से करो, तो 4 3 12 प्लस 6 पंजे 30, मतलब कि एक पंक्ति को लेना है और प्रत्येक स्तंभ से गुणा करना है। जब तक गुणनफल प्रत्येक स्तंभ से नहीं हो जाता उस पंक्ति को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। सोल्व करते हैं, कितना आता है भाई 8 11 और ये कितना हो गया 32 और ये कितना हो गया 42। ये बी ए मैट्रिक्स हो गया। अब अगर आप गौर से देखो दोनों मैट्रिक्स को, दोनों अवयव गुण देखो, तो ए बी और बी ए अवयव किसी हाल में आपस में समान नहीं है। तो यहाँ पे इजीली हम ये कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। पर ये सभी जगह जरूरी नहीं होता है, कुछ ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं जहाँ बराबर भी होते हैं, पर जनरली हम कह सकते हैं कि दो अवयवों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, जैसे यहाँ नहीं कर रहा है, पर कुछ विशेष स्थितियों में करता भी है। इसलिए जनरली वर्ड यूज लिया जाता है कि सामान्यतः ये आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। इसी क्रम में हम और भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, पर अभी क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम यहीं पे क्लास को एक बार के लिए हम एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके और एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, गुणनफल को पूरी तरह अच्छे से स्टडी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह की बात करेंगे और अच्छे तरीके से हम इसको स्टडी करके बहुत सारे एग्जाम्पलों के जरिए अच्छे से आपके माइंड में क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से इसके नोट्स तैयार करिएगा, अच्छे स्टडी करिएगा। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चर्चा हम करेंगे। ओके।